एक मिनट दो बस। हाँ, सिस्टम हैंग हो गया है। कल वाला आ गया भाई सब लोग को। एक सेकंड देना बस। हाँ, ये हैंग हो गया थोड़ा सा, उसी को रीस्टार्ट करना। चलो भाई, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिले हुआ। एक्चुअल में ये हैंग हो गया था, रीस्टार्ट करना पड़ा। उसमें ही 5-7 मिनट खा गए ये। हाँ, क्या कर रहे हैं बताओ। मंथन पढ़ा रहे हैं क्लास 12th को, प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 पढ़ाएंगे आज। चलिए। हाँ, अरे भैया रीस्टार्ट कर दिया पूरा बंद करके, उसमें टाइम लग गया। थोड़ा सा डर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। कल का टॉपिक समझ में आया? हाँ भाई, मैंने क्या किया है सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया खबर लाया हूं। हाँ, आप में से कई लोगों ने जेनेटिक्स इधर उधर भी पढ़ी होगी, है ना। बहुत से लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और मतलब मेरा ये मानना है कि बहुत ही कम लोग बच्चे हैं जिनको जेनेटिक्स एक्चुअल में समझ आती है। वो क्रॉस बनाने को जेनेटिक्स कहते हैं, पर जेनेटिक्स एक एवोल्यूशन टाइप की चीज है जो समझ में आनी चाहिए। नहीं तो क्या है ना, कभी अच्छे क्वेश्चंस, कभी अच्छे कॉन्सेप्ट आप सोच ही नहीं पाओगे। तो जेनेटिक्स एक शानदार चीज होती है। ठीक है। हाँ, खबर है आपके लिए क्या, थोड़ी नई, थोड़ी ताजी, थोड़ी बासी टाइप की, जो भी समझ लो। खबर ये है कि बेटा लास्ट ईयर ना मैंने 3 इसकी वो दी थी, क्या नाम है, डोपा प्राइम की वर्कशीट दी थी, डीपीपी 1, 2 और 3 इस चैप्टर की। अच्छी चीज क्या है, उसके वीडियो सोल्यूशन भी है उस पे यूट्यूब पे, मैं उसके लिंक भी भेज दूंगा। उससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में बड़ा मजा आ जाएगा इस चैप्टर को। तो जो मैंने क्या किया, उन्हीं तीनों को कन्वर्ट कर दिया अभ्यास में। उससे क्या होगा, आपके पास क्या बेनिफिट आ जाएगा, आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या आ जाएंगे, बेसिकली सोल्यूशन आ जाएंगे। यस, यस, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया है, अभ्यास की तीनों डीपीपी आपको टेलीग्राम पे भी भेज दी है, और अभी मैंने ऐप में भी अपलोड करा दी है। उसका सोल्यूशन आपने कहां से देखना है, मैं वो लिंक भेज दूंगा यूट्यूब के, जो लास्ट ईयर मैंने सॉल्व किए थे वो क्वेश्चंस। उससे आपको फायदा क्या होगा, आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इस वीक में बैठ के आप उसकी डीपीपी 1 में कुछ 60-65 क्वेश्चन है, उतने में आपको क्लियरिटी आ जाएगी आपको क्या करना है। यस, है ना। अभ्यास और नीट एडवांस दोनों कर सकते हो, पहले अभ्यास कर लो फिर नीट एडवांस कर लेना। अब आवाज ठीक है थोड़ी सी? F1 में मोर देन वन प्रोजेनी, अगर बेटा प्योर पेरेंट है तो मोर देन वन प्रोजेनी की टाइप नहीं बन सकती। ठीक है अंकुश, चलें स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। चलो चालू करें। ठीक है, चैट को प्राइवेट कर ली। पहले एक बार जरा डीपीपी टाइप की चीज जो थी लास्ट हमने दी थी उसको सॉल्व कर लेते हैं, या पॉलीजेनिक पहले बता के सॉल्व करते हैं, दोनों देख लेते हैं। हाँ, एक डीपीपी टाइप की चीज हमने जो डोपा दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आप बना पाते हैं। चलिए आइए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट, सेग्रीगेशन बेटा किस में लगता है, जरा सॉल्व करते हैं। सेग्रीगेशन डिप्लॉयड में लग जाएगा। हाँ, डिप्लॉयड में क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया। या डिप्लॉयड किसको कह सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मोनो हाइब्रिड में लग जाएगा, डाई हाइब्रिड में लग जाएगा, हैप्लॉयड में कैसे लगेगा? हैप्लॉयड पहले से एन है, इसको सेग्रीगेट कैसे करोगे? हाँ भाई, इसको सेग्रीगेट कैसे करोगे मुझे बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो पहले से अकेला है ना, उसको और अकेला क्या करोगे? वाह, क्या तो शायरी बन गई, है ना। है, सही है। हाँ, ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी हम सुनाएंगे कल से। विच प्योर फॉर एनी ट्रेट, गैमेट जाइगोट हाइब्रिड ऑल, विच इज प्योर फॉर एनी ट्रेट। हाँ भाई, प्योर क्या होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे। जाइगोट और हाइब्रिड ये प्योर नहीं होते। प्योर का मतलब होमोजाइगस टाइप की चीज, जिसमें एक ही चीज हो। गैमेट हमेशा प्योर होता है, गैमेट इज ऑलवेज प्योर। प्योर का क्या मतलब हुआ, गैमेट में एक ही टाइप की जीन होगी ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर
ये भी तो गैमेट होगा, हाँ, पर किसी कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक प्रेजेंट है, किसी कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो इसको प्योर बोलते हैं, ठीक है। रिजेंबल टू एनी वन ऑफ द पेरेंट, एनी वन, तो वो डोमिनेंस है, वो क्या है, डोमिनेंस है। F2 टॉल इज मोर देन डॉर्फ ड्यू टू, F2 में टॉल ज्यादा है डॉर्फ से ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस की वजह से। अगर मेरे पास टी, ध्यान सुनेंगे, अगर मेरे पास टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमेट बनाता है, ये गैमेट बनाता है, 50% पॉलन में आपके पास कैपिटल टी है। इस बात का क्या मतलब है, ये क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोलो बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि 50% पॉलन में इन दोनों में से एक होगा। यही तो कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही कहता है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? डन हो गया, आ जाओ आगे आ जाओ। नॉट शो सेग्रीगेशन, टी आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, कौन सेग्रीगेशन शो नहीं करेगा? ये डिप्लॉयड है, हाँ सर, ये डिप्लॉयड है, हाँ, ये डिप्लॉयड है, हाँ, ये हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड सेग्रीगेशन शो नहीं करता, हैप्लॉयड सेग्रीगेशन शो नहीं करता। डन, हैप्लॉयड सेग्रीगेशन नहीं शो करता। अच्छा, होमोजाइगस सेग्रीगेशन शो करता, हाँ, क्योंकि गैमेट बनाते वक्त अलग करना है। मोनोहाइब्रिड शो करता है, हाँ कर सकता है, ये भी मोनोहाइब्रिड ही था। हेट्रोजाइगस शो कर सकता है, हाँ, गैमेट सेग्रीगेशन शो नहीं करता। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे अच्छे क्वेश्चन है। पिंक फ्लावर के नंबर कितने दे रखे हैं भैया? 200 दे रखे हैं F2 जनरेशन में। इन अ क्रॉस बिटवीन रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट के क्रॉस में मेरे पास F1 आया था जो भी, और F2 में मेरे पास कितने दे रखे हैं? 200 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 200 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा पिंक फ्लावर के जो नंबर है, पिंक फ्लावर के जो नंबर हैं वो हमारे पास कितने दे रखे हैं? 200 दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं? F2 जनरेशन में। क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट हमारे पास है, नंबर ऑफ व्हाइट इन F2 जनरेशन, नंबर और ऑफ व्हाइट इन F2 जनरेशन। F2 में कितने हमारे पास व्हाइट होंगे, आप समझो ध्यान से। F2 में हमारे पास कितने व्हाइट होंगे बताओ। तो अगर 200 यहां दे रखे हैं तो F2 में इसके आधे होंगे, 100 होंगे ना। आप देखो जरा रेशियो क्या आएगी, 1:1। अगर 1:1 की रेशियो में, आप सुनो ध्यान से, 1:1 की रेशियो में ये 200 दे रखे हैं, तो ये 100 होंगे, ये 100 होंगे। क्लियर है? इन अ क्रॉस बिटवीन पिंक विद व्हाइट फ्लावर, पिंक को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराया। पिंक क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस कराया व्हाइट से, स्मॉल आर से, टेस्ट क्रॉस है। तो 50% क्या आएंगे? ये आएंगे, और 50% ये आएंगे। तो 50% व्हाइट आ रहा है, 50% पिंक आ रहा है। सही है? यस, 50% पिंक आ रहा है, 50% व्हाइट आ रहा है। ऑल व्हाइट नहीं आएगा, ऑल पिंक नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों ठीक है बेटा, 50% पिंक और 50% व्हाइट, ये दोनों ठीक है। यस, AB ब्लड ग्रुप चाइल्ड नॉट हैव, AB ब्लड ग्रुप चाइल्ड जिसका ब्लड ग्रुप AB है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप मदर का नहीं हो सकता? O नहीं हो सकता, क्योंकि O में स्मॉल आई होता है। ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय, कितनी एलील कंट्रोल करती है भाई ब्लड ग्रुप को? 3 एलील कंट्रोल करती है। हाँ भाई, ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय, एक मिनट रुकेंगे, ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय डैश नंबर ऑफ एलीन इन, हाँ भाई 11 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय ए होगा, बी होगा? इंडिविजुअल लिखा है, ब्लड ग्रुप की किसी भी इंडिविजुअल में 2 एलील होती हैं। ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय डैश एलील इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो टोटल पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप की 3 एलील है। ये 11 और 12 क्वेश्चन आपके उस डाउट को क्लियर कर देगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलील।
और जो मल्टीपल एलील एक्चुअल में होता क्या है। मल्टीपल एलील हमेशा किस में देखा जाता है? पॉपुलेशन में। अगर मैं आपसे कहूं प्लांट हाइट इज कंट्रोल बाय डैश नंबर ऑफ एलील इन अ प्लांट, 2 एलील, इन अ पॉपुलेशन 2 एलील, तो अगर इंडिविजुअल में भी 2 हो, पॉपुलेशन में भी 2 हो मैक्सिमम, तो दैट इज नॉर्मल, जो मेंडेलियन केस है। लेकिन मल्टीपल एलील के केस में आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो 3 हो गई, इंडिविजुअल में 2 होंगी। ये बढ़िया एकदम शानदार प्यारा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, आपको नहीं ट्रस्ट हो आप कुछ मत करना, ये सेम क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पेज पे लिखो और अपने किसी मित्र से जो ऑफलाइन में पढ़ता है उसको करवाओ, आपको समझ में आ जाएगा। वो या तो कहेगा सब मजा आ गया क्वेश्चन करके, क्लियर है, वो बोलेगा इस बात को आपको, यस, क्योंकि ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है, ये मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत आ रही है भाई? 8 में 200 फ्लावर दे रखे F2 में, ये देख F2 लिखा हुआ है, तो रेड और व्हाइट को कराएगा, पिंक आएगा F1 में, इसकी सेल्फिंग करेगा तो F2 आएगा ना। तो F2 में 200 पिंक दे रखे हैं, तो 100 कितने होंगे? व्हाइट और 100 रेड होंगे। यस यस। क्वेश्चन 8 में रेशियो 1:1 आती है, तो 2 दे रखे हैं ना बेटा, 200 पिंक बता तो रखे हैं, पिंक 200 हैं। और कौन सा गलत हो गया किसी का? क्वेश्चन नंबर मेरे 2 गलत हुए, 6 और 11, ठीक है, 11 गलत होना चाहिए आप में से बहुतों का। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलो। एक बार जरा मैं ये पॉलीजेनिक बता दूं, फिर इसके बाद ये वाला डॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अपने को एक बार पॉलीजेनिक का बचा हुआ टॉपिक बता दें, फिर आगे चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीजेनिक के उदाहरण पे। हमने कल क्या पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, अगर वहीं से शुरू करते हैं कल वाले से। मेरी तरफ पूरा फोकस करो, चैट प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों गलत भी होना चाहिए बेटा? थोड़ा बहुत गलत भी होना चाहिए, ऐसा थोड़े सारा ठीक हो। इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन। अच्छा, पीजीआर का माइलस्टोन कल का क्लास समझ आएगा, आज का आ जाएगा। आज नया टॉपिक चालू होगा बेटा, पॉलीजेनिक के बाद वहां से आ जाएगा। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या बताया था, मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा। पहले तो नाम को छोड़ते हैं, पहले समझते हैं क्या बताया गया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में उसने क्या बोला? एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर आप मेंडल के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो मेंडल ने जिस तरह के कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें 2 ही ट्रेट पॉसिबल थी, या तो टॉल था या ड्वार्फ था। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उसमें 2 ही तरह की ट्रेट पॉसिबल थी, या तो टॉल था या ड्वार्फ था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारे पास 2 ही तरह की ट्रेट पॉसिबल थी, या तो टॉल था या ड्वार्फ था। इस बात को समझो, या तो कैपिटल टी आ रहा था या स्मॉल टी आ रहा था, यही चीज थी। लेकिन नेचर में हमारे पास सिर्फ वही नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्किन कलर की, तो ह्यूमन में ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन बिल्कुल ब्लैक है और एक पर्सन बिल्कुल व्हाइट है, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। ह्यूमन हाइट में भी मुझे ऐसा नहीं लिखता कि एक पर्सन 6 फुट का है, दूसरा 5 फुट का, इसके अलावा कोई हाइट नहीं है। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनको एक इंडिविजुअल में एक से ज्यादा जीन लोकस कंट्रोल करता है। अगर मैं आपसे कहूं प्लांट हाइट को कंट्रोल करने वाला पी प्लांट में एक जीन लोकस था, इसका मतलब 2 एलील हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी कैरेक्टर्स को एक से ज्यादा जीन लोकस या 3 से ज्यादा जीन, मतलब 2 से ज्यादा जीन कंट्रोल करें, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको ग्रेडियंट मिलता है। ग्रेडियंट मतलब रेंज मिलती है, 5 फुट 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 फुट, ऐसा वाला, इस तरह की रेंज मिलती है। क्योंकि उनकी जो ट्रेट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कई जीन लोकस हैं, कई जीन लोकस हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा आज लिविंग वर्ल्ड आएगा 8 बजे। बच्चे, जिन बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, वो लाइव पढ़ सकते हैं। हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए उसके, एक लेक्चर में कल पढ़ाऊंगा। मंडे से वो जो इवनिंग वाली सीरीज है ना, जो आपको करा रहे हैं 12th, उसमें भी आपकी मेंडेलियन चालू होगी। तो जिसको ऐसा लगता है कि हमने 7-8 लेक्चर पढ़ा, मैं एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए बढ़िया से, वो उसको कर भी सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे आपको बेनिफिट ही होगा। आपके बैच को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा मेंडेलियन वाला जब आप करोगे, वहां से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होने वाला है। यस, ठीक है, यस। अब
मैंने आपको जो लिखा हुआ है वो चीज रिपीट करी है, मैं फिर रिपीट करता हूं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको एक से ज्यादा जीन लोकस कंट्रोल करता है। ठीक है, एक से ज्यादा जीन लोकस का मतलब समझो। अगर एक लोकस है, समझो एक लोकस है, ठीक है, दो लोकस, तीन लोकस, एक लोकस पर कितनी एलील होती है? दो। तो दो पे कितनी होंगी? चार। तीन पे कितनी होंगी? छह। जो स्किन कलर होता है वो तीन जीन लोकस कंट्रोल करते हैं। कितने जीन लोकस कंट्रोल करते हैं? तीन। एक इंडिविजुअल में स्किन कलर की छह एलील होती हैं। सुनना ध्यान से, सुनना। अब अगर सारी डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट वाली है वो मेलानिन बनाती है, ये डोमिनेंट है, ये मेलानिन बना रही है, और रिसेसिव वाली मेलानिन नहीं बनाती। तो जिस पर्सन में सारी डोमिनेंट होगी वो बिल्कुल डार्क कलर का होगा, जिस पर्सन में सारी क्या होंगी? रिसेसिव होंगी, वो बिल्कुल व्हाइट होगा। तो ये जो है बेटा, ये एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, स्किन कलर। थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाते हैं, पर एक चीज याद रखें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा जीन लोकस या दो से ज्यादा एलील इन्वॉल्व है। समझो, एक लोकस पे दो होती हैं, तो दो जीन लोकस मतलब दो से ज्यादा एलील हो गई। उसके अलावा एनवायरमेंट का भी इंपैक्ट आता है। किसका इंपैक्ट आता है? एनवायरमेंट का। क्यों आता है एनवायरमेंट का इंपैक्ट? सोचो, खुद से सोचो। क्योंकि स्किन कलर, आप खुद बोलो, मान लो मैं कहता हूं कि हाइट जो है उसके लिए 5 लोकस है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एलील है, पर खाना भी तो देना पड़ेगा। हाइट खाली जीन से थोड़ी बढ़ जाएगी। तो एनवायरमेंट मतलब बाहरी फैक्टर, उसका भी इंपैक्ट आता है इन कैरेक्टर्स पे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एक बार स्किन कलर को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि स्किन कलर कैसे काम करता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल है स्किन कलर, जरा समझते हुए चलें। सबसे पहले लोकस कितने इन्वॉल्व है? लोकस कितने इन्वॉल्व है? तीन। तीन लोकस इन्वॉल्व है, ठीक है। टोटल एलील कितनी हो गई? टोटल एलील कितनी हो गई? 6। अब ये पर्सन बिल्कुल डार्क में, सी इसलिए नहीं लिख रहा हूं बेटा, सी लिखना चाहिए, सी इसलिए नहीं लिख रहा हूं, देखो मैं क्या करता हूं, नॉर्मली सी और सी अल्फाबेट में क्या होता है, बड़ा छोटा पता नहीं चलता, एम और एम में भी पता नहीं चलता, डब्ल्यू डब्ल्यू में पता नहीं चलता, गलती हो जाती है। इसलिए मैं वो अल्फाबेट यूज कर रहा हूं जो छोटा बड़ा शेप थोड़ी अलग हो। तो मेरे पास क्या हो गया, देखो ये पर्सन बिल्कुल क्या है, डार्क स्किन है, बिल्कुल क्या है, डार्क स्किन है। कैसा? बिल्कुल डार्क स्किन है। और ये वाला पर्सन कैसा है बताओ? ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन कैसा है बेटा? बिल्कुल व्हाइट स्किन है। डार्क वाले को कहते हैं निग्रो, निग्रोइड, निग्रो कहते हैं, है ना, निग्रो कह सकते हैं। और ये हो गया व्हाइट। व्हाइट स्किन वाले के लिए एक वर्ड होता है एल्बिनो। क्या होता है? एल्बिनो। ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि हमारे पास स्किन कलर कैसे कंट्रोल होता है। समझो, स्किन कलर के लिए मेरे पास, मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना दिए ऐसे, इस तरीके से क्रोमोसोम बना दिए ऐसे, तो टोटल कितने लोकस बताए मैंने? मैंने बताया टोटल 3 लोकस। तो मान लो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, फिर कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, फिर कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। अब ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? मेलानिन बना रहे हैं। जैसे इसने भी मेलानिन बनाया, इसने भी मेलानिन, सब लोग क्या बना रहे हैं? मेलानिन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मेलानिन बना रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये जो मेलानिन है ना, थोड़ा थोड़ा देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये थोड़ा थोड़ा मेलानिन मिलके ना कंबाइन इंपैक्ट डाल रहा है। क्या डाल रहा है बेटा? कंबाइन इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये सारा मेलानिन मिलके ना हमारे पास ज्यादा मेलानिन हो गया। ज्यादा मेलानिन मतलब ये हो गया मेलानिन, ये मेलानिन हो गया ज्यादा, सही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो डोमिनेंट एलील है ना, डोमिनेंट एलील जो है वो प्रोड्यूस कर रही है क्या? मेलानिन। वो प्रोड्यूस कर रही है क्या? मेलानिन। मेलानिन स्किन कलर देता है, मेलानिन, यस। जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगी, मोर डोमिनेंट एलील, उतना ज्यादा मेलानिन है। मोर डोमिनेंट एलील, मोर मेलानिन, उतना ज्यादा मेरे पास क्या आ गया? मेलानिन आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा ये ऑफेंसिव वर्ड से नहीं, हम लोग, आपको शायद नहीं पता है, ह्यूमन के अंदर रेस होती है। रेस मतलब जाति होती है एक प्रकार की, वो वाली कलर वगैरह को लेके। हम जो आते हैं, हम एक मिक्स रेस टाइप से है। एक निग्रोइड होते हैं जो अफ्रीका वाला एरिया है,
एक कैसोरकॉइड होते हैं सफेद, एक मोंगलॉइड होते हैं जिनका ये चीज गोल होता है। ये एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी वहां। तो कोई ऐसा नहीं कि ये उस तरह का शब्द है जो किसी को गलत बोलने के लिए, बिल्कुल नहीं है। सही है, मेरी बात समझो ध्यान से। वो एक रेस है बेटा, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बोली हुई रेस है। ये कोई शब्द नहीं है, रेस है। रेस समझ में आता है, एक तरह की ह्यूमन के अंदर रेस है ना, वो उस तरह की रेस है। समझो इस बात को। यस, मैंने सीसी लिख दिया है, डीडी है बेटा यहाँ। अच्छा, यहां पे डीडी कर देते हैं। आप समझो, ये हो गया। तो जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी उतना ज्यादा मेलेनिन होगा। अब जरा देखो, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जीनोटाइप। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जीनोटाइप, ठीक है। मैं यहां पर जीनोटाइप लिखने जा रहा हूं। मेरे को बताना, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। देखकर बताओ कितनी कितनी डोमिनेंट है। इसमें कितनी डोमिनेंट है, बता जल्दी बेटा। इसमें कितनी है 6, इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, इसमें 0। तो हर एक का कलर अलग होगा। तो टोटल फिनोटाइप कितने हो गए भाई, ये अलग अलग हो गए ना। तो टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे बेटा, टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे हमारे पास, 7 तरह के बनेंगे। क्यों 7 तरह के, बताता हूं कैसे। टोटल डोमिनेंट एलील कितनी है 6, सही है। तो एक डोमिनेंट, ध्यान सुनो, एक डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, 3 4 5 6, उसके अलावा 0 डोमिनेंट। तो इनको अगर आप काउंट करोगे ना तो टोटल कितने हो गए, ये 7 तरह के हो गए, 7 तरह के हो गए। तो ये हो गया जीनोटाइप, ये हो, तो टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। हमने क्या किया, एक क्रॉस बनाते हैं ऐसे, ध्यान से देखना इसको। ये क्रॉस बना रहे हैं, ये एक तरह का क्रॉस बना के आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, इंटरमीडिएट आ जाएगा ऐसा। ये जो इंटरमीडिएट होता है इसके स्किन कलर को कहते हैं मुलेटो। क्या बोलते हैं, मुलेटो। मुलेटो का मतलब होता है 3 डोमिनेंट एलील है, इंटरमीडिएट है ये। अब मान लो इसी के जैसे से क्रॉस हो जाए, इसी के जैसे से मैरिज हो जाए, जिसको अपने सेल्फिंग कहते हैं। कौन बताएगा कितने बॉक्स आएंगे, मुझे आंसर बताओ यहां पे, मुझे आंसर बताओ कितने आएंगे। कौन बताएगा कितने बॉक्स आएंगे, सर कैसे पता चलेगा, आप खुद से बताओ। 8 इंटू 8 आएगा, टोटल 64 बॉक्स आएंगे, यस और नो। टोटल 64 बॉक्स आएंगे, यस और नो। ठीक है, अब तुम लोग मोलेटो में आते हो नहीं आते, मैंने तेरे को देखा थोड़ी है भाई, और मुझे क्यों देखना है तुझे ये बता, है ना। कल मेरे एक बच्चा है यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में दिल्ली में, उसका फोन आया मेरे पास, कहता है कि सर मैं भी 3rd ईयर में हूँ, है ना। अंतरिक्ष नाम है उसका, पढ़ाया मैंने उसको, ऑफलाइन में शायद पढ़ाया था। उसके बाद वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा था, पर मेरे से पढ़ता नहीं था क्योंकि उसको आ गया था सारा कुछ। तो उसने कहा कि सर मैं क्या सोच रहा हूँ यूपीएससी करने का। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा देख दिल्ली में है ना, तो तू एक बार ना अपने फादर के साथ मिलियो मेरे से। क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, बहुत फैसिनेट होते हैं जब हम रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यार यूपीएससी वाले ये गाड़ी और ये वो। बेटा हर हर फील्ड में एक स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। तो हमें कोई चीज मिली है उसकी रिस्पेक्ट करके पहले आगे जाना है। मैं उससे बस ये बात करूंगा, तू हार्ड है, तू कर पाएगा, सोचियो फिर, पर ऐसा नहीं हो एमबीबीएस बीच में छोड़ना, ऐसा नहीं, पूरा इसको पूरा कर।
पीजी के लिए जाओ। वो एक्चुअल में क्या कहाँ परेशान हो रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो भीड़ देख के थोड़ा सा उसको ऐसा हो रहा है, उसको था कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है वहां चला जाऊं। मैंने कहा कि बेटा एक बार करेंगे बात आराम से। तो हमारा एक रूल और भी है ना कि उस बच्चे को हम जानते हैं कि उसका क्या है, तो उसके अराउंड मतलब उसको गाइड भी करते हैं। यस, हाँ। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे। मुलेटो बेटा, मुलेटो मतलब मिक्स टाइप का जो हो गया, मुलेटो कहते हो। इधर आ पहले, मेरे मैं जो बात बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इस 64 को मैं कैसे लिखूंगा, सुनियो ध्यान से। 64 को मैं लिखूंगा ऐसे, रुक जाओ, ऐसे। टोटल बताओ कितने हैं? ये रेशियो लिख दी, इसका टोटल सम आ रहा है क्या? हाँ भाई, सम इसका 64 आ रहा है, इन सबका सम 64 आ रहा है। अब ये वाला कौन होगा इंडिविजुअल जिसके पास ये वाला होगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये वाला कौन होगा? इसमें कितनी डोमिनेंट है सर? इसमें 6 डोमिनेंट है। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है सर? 0 डोमिनेंट है। तो ये दोनों तो ये लिख दिए। अच्छा, फिर ये वाला कौन सा होगा सर? इसमें 5 डोमिनेंट होंगी। यस। इसमें कितनी होंगी सर? 4 डोमिनेंट होंगी। ये मुलेटो वाला ये वाला होगा, इसमें 3 डोमिनेंट होंगी। तो 3 डोमिनेंट वाले टोटल कितने आएंगे? 20 आएंगे इसमें से। मैं आपको समझाता हूं कैसे। फिर कितनी डोमिनेंट हो गई? 2। फिर यहां कितना आ गया? 1 डोमिनेंट। फिर आ गया हमारे पास 0 डोमिनेंट। ये वो रेशियो बनेगी, ये वो रेशियो बनेगी। अब मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। जैसे मान लो 5 डोमिनेंट वाले 6 कैसे आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे कितनी डोमिनेंट चाहिए? 5। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक तो ये होगा, सॉरी 6 चाहिए 5 डोमिनेंट वाले। एक मेरे पास ये वाला होगा जिसमें 5 डोमिनेंट है। एक मेरे पास ये वाला होगा। किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये 2 होंगे 64 में से, ये 2 होंगे, ये 2 होंगे, टोटल ये 6 हो जाएंगे। तो 6 ऐसे होंगे जिसमें 5 डोमिनेट। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सब में 5 डोमिनेंट है। तो 5 डोमिनेंट वाले 64 में कितने हैं? 6 है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब सर ये वाले ये कैसे निकालते हैं इसको? मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। कैसे करा रखा है याद करो। किसका क्रॉस है सेल्फिंग वाले में? इसका। इसका क्रॉस है इसी के साथ। और मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने कितने आएंगे? ये वाले कितने आएंगे इसमें? मुझे बताओ। तो इसके और इसके क्रॉस में कितने आते? ये वाले कितने आते सर? 2/4 आते। इसके और इसके क्रॉस में कितने आते? 1/4 आते। इसके और इसके क्रॉस में कितने आते? 1/4 आते। तो टोटल 1/2/64 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ऐसे इंडिविजुअल इसके और इसके क्रॉस में 64 में से 2 आएंगे। फिर यहां वाले रिसेसिव वाले 2 आएंगे। फिर यहां रिसेसिव होगा वो वाले 2 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको ये रेशियो याद करनी है। इस रेशियो में आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा इंडिविजुअल कौन है जो इंटरमीडिएट है, अगर इसकी इसके साथ मैरिज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको समझनी है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताओ, मुझे सोच के बताना। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताना सोच के। क्या इनका सेम स्किन कलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। क्यों होगा स्किन कलर सेम? क्योंकि हमें यह नहीं फर्क पड़ता कहां डोमिनेंट है। जैसे यहां एक डोमिनेंट है, यहां नहीं है। मुझे सिर्फ नंबर काउंट करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 डोमिनेंट यहां है, 4 डोमिनेंट यहां है, सेम स्किन कलर आएगा। यस।
8 मल्टीप्लाई बाई 8 कैसे हुआ? अरे नलायक, इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं कैपिटल, इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके कितने गैमेट बनेंगे सर? 8। और उसी को मल्टीप्लाई करें तो उसके कितने बनेंगे? 8। गैमेट को मल्टीप्लाई करके बॉक्स बनाते थे ना। आंचल कैसे नहीं पता चल रहा बेटा? 8 इंटू 8 कैसे आया? इसके कितने गैमेट बनेंगे बता बच्चे, इसके कितने गैमेट बनेंगे? सर 8 बनेंगे। इसके जैसे से ही मल्टीप्लाई कर रहे तो कितने बॉक्स आ गए? 64। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जिसके पास पूरे 64 में सारी लोकेशन पर डोमिनेंट कितने आएगा? सिर्फ एक आएगा। सारी लोकेशन पर रिसेसिव एक आएगा। यहां पर 5 डोमिनेंट है, यहां कितना है? 2 डोमिनेंट, सही है, सॉरी 1 डोमिनेंट। फिर यहां 4 है, यहां 2 है, ये 3 डोमिनेंट वाला है। तो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा इस तरह का ग्राफ। ये वाला समझ में आया? पहले बताओ, ये वाला समझ में आया? अब मैं एक चीज और ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूं, क्या कि ये फर्क नहीं पड़ता किस लोकेशन पर है, मुझे सिर्फ नंबर काउंट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका और इसका स्किन कलर सेम आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट है। हमें यह फर्क नहीं पड़ रहा कहां डोमिनेंट है, सिर्फ नंबर, क्योंकि हर एलील का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग इफेक्ट है। ईच एलील क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है। सिर्फ डोमिनेंट वाली कौन सी कर रही है? डोमिनेंट वाली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसमें यह फर्क नहीं पड़ता। जबकि मेंडल वाले में ऐसा नहीं था। बेटा ये रेशियो कैसे आया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तुझे याद करनी है। मैं इसको निकाल के भी दिखा दूंगा, पर तुझे याद करनी है। तेरे को क्या करनी है? इसको याद करना है, ठीक है। मैं बता देता हूं कैसे आई होगी, देख एक बार देख ले, अगर तुझे मन है तो देख ले, पर मैं मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता थी नहीं। आज जैसे मान लो एक पर्सन है जो बिल्कुल ब्लैक, अब ये मत बोलना कि उसके इतने बच्चे कैसे पैदा हो गए, ये सब नहीं, ये क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूं तेरे लिए। इसका यहां क्या आएगा सर? ये आएगा, सही है। ये F1 आ गया, ये प्योर है, ये प्योर है। अब इसकी हमने क्या कर दी? सेल्फिंग। कितने बॉक्स आएंगे? 64 बॉक्स आएंगे। अब मेरी बात सुन ध्यान से, सुनियो ध्यान से। किसके बीच में क्रॉस चल रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको इसी से क्रॉस करा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं तुझसे पूछता हूं, ऐसे वाले कितने आएंगे जिसपे 6 डोमिनेंट है? 6 डोमिनेंट वाला कौन है? ये है, हां सर ये है। ऐसे कितने होंगे 64 में से? बताता हूं कैसे निकालेंगे। इसके और इसके क्रॉस में कैपिटल ए कितना आएगा? जब मैं इसको इससे इंडिविजुअल क्रॉस कराता सर 1/4, इसको और इसको क्रॉस कराता सर 1/4, इसको और इसको क्रॉस कराता, ऐसे कितने आते? 1/4। तो सिर्फ एक होगा 64 में। यह बात समझ में आई? अब बात करते हैं 5 डोमिनेंट वाले की, कैसे निकाला होगा मैंने। 5 डोमिनेंट का क्या मतलब है? एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक हमारे पास ये होगा, जिनमें 5 डोमिनेंट है। कैसे काउंट कर ले? यहां रिसेसिव कर दिया एक बार, देख देख कैसे किया मैंने। एक बार यहां रिसेसिव कर दिया, यहां कर दिया और यहां कर दिया। अब 64 में से 5 डोमिनेंट वाले कितने होंगे दिखाते हैं। अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं तो ये कितना आएगा? ये वाला सिर्फ सर ये आएगा 2/4। बाकी ये और ये कितने आएंगे? 1/4 और इंटू 1/4। सेम चीज ये वाला कितना आएगा? 2/4, बाकी ये 1/4 तो ये हो गया तेरे पास 2/64, ये भी 2/64 और ये भी 2/64। अगर तू देखेगा टोटल हो गए 6/64। ऐड करा, क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे नंबर देखने, इसके मिला के कितने बने? 6। अब मेरे को कितने डोमिनेंट चाहिए? 4 डोमिनेंट चाहिए। 4 डोमिनेंट वाले कितने होंगे? देख कैसे करेंगे। 4 डोमिनेंट का क्या मतलब है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी। एक तो ये कर ले, ठीक है, यस। फिर एक और कर लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल डी स्मॉल डी, एक ये कर लेते हैं, फिर इसको कैपिटल ले लेते हैं, इन दोनों के स्मॉल कर देते हैं, ये हो गया। इसके अलावा देख ये कितने होंगे मुझे बता, ये होगा 4/64। कैसे पता, ये हेट्रो ये हेट्रो ये होमो, ये कितने होंगे 4/64, ये कितने होंगे 4/6, 12 तो यही हो गए। अब कर आगे चल, अब मुझे दो डोमिनेंट क्या इसमें भी हैं, एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, और फिर एक ये आएगा, ऐसे कितने होंगे 1/64, 16 लिखा है 64 है सब, ऐसे कितने होंगे 1/64, ऐसे कितने होंगे 1/64, क्योंकि सारे होमोजाइगस है। तो ये हो गए 12 और ये हो गए 3, 15 हो गए। तो जो रेशियो में बना रहा हूं 1:6:15 ऐसे बन रही थी। क्या हमें एक याद करना है, नहीं करना? ये फिनो, बेटा मेरी बात सुन, ये जो रेशियो आ रही है, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन, क्या ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप अलग है, पर इनका फिनोटाइप सेम है ना सबका? इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में क्या कॉमन है सोच के बता। ये फिनोटिपिक रेशियो बनाई है मैंने, सुन ध्यान से, ये जो रेशियो बनाई है बेटा, ये कलर है ना, स्किन कलर है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है। तो फिनोटिपिक रेशियो 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 बनाई है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे क्लियर है? और ये कैसे निकालिए, निकालने का तरीका मैंने सिखाया यहां पे, कि मान लो मुझे निकालने 6 डोमिनेंट, तो इन दोनों के क्रॉस में सिर्फ एक ऐसा होगा, 5 डोमिनेंट क्या पॉसिबिलिटी है, यहां हेट्रो कर दो, फिर यहां हेट्रो कर दो, यहां हेट्रो कर दो, दो ये आएंगे, दो ये आएंगे, दो ये आएंगे, किसमें 64 में से, फिर 4 डोमिनेंट, दो पर हेट्रो कर दो, फिर दो पर हेट्रो कर दो, ये दो कर दिए, फिर ये और ये हेट्रो कर दिए। अब क्या करो, दो पर यहां होमो कर दो, यहां होमो कर दो, यहां होमो कर दो, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 4 8 4 12 और 3 15 बन गए टोटल। ये 15 जो है इनका स्किन कलर सेम आएगा, स्किन कलर सेम आना फिनोटाइप होता है, ठीक है? क्या हमें ये करना है, नहीं करना? तुझे क्या पॉइंट्स याद करने, ध्यान रख, तुझे सिर्फ ये याद करना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल स्किन कलर है, जिसमें हर जीन का कॉन्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट होता है, किसका, रिसेसिव का कि डोमिनेंट का? सर डोमिनेंट का होता है, सही है। उसके बाद क्या फिनोटाइप बनेगा, वो रेशियो हमने याद कर ली, कितने फिनोटाइप बनेंगे बता दिया। अच्छा, ये कितने लोकस था, ये कितने लोकस के लिए था, ये कितने लोकस के लिए था बेटा, ये 3 लोकस के लिए था, 6 एलील थी। मान लो अगर आपसे कोई कह दे कि 4 लोकस ले लो, सुन ध्यान से, अगर मान लो आपसे कोई कहे ये 3 लोकस के लिए स्किन कलर था, जिसमें कितनी एलील थी, 6 एलील थी, तो फिनोटाइप कितने आए बताओ? हाँ भाई, फिनोटाइप कितने आए ये बताओ। सर फिनोटाइप आ गए 7, है ना, फिनोटाइप आ गए 7, ठीक है, फिनोटाइप आ गए 7। अगर मेरे पास 4 लोकस होते किसी और कैरेक्टर के, तो कितनी एलील होती, 8 एलील होती। एक उसका भी फिनोटाइप है 0 डोमिनेंट का, तो फिनोटाइप 9 आते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, फिनोटाइप 9 कैसे होगी मैं बताता हूं, मुझे बता। लोकस कितने हैं, 1 2 3 लोकस हैं, कितनी एलील हो गई, 6 डोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। तो एक डोमिनेंट का फिनोटाइप अलग होगा, 2 का अलग, 3 का, जैसे जैसे डोमिनेंट बढ़ेंगी।
तो 6 फिनोटाइप तो ये हो गए, जिसमें 1 2 3 4 6। जीरो डोमिनेंट वाले का भी तो फिनोटाइप है, जीरो डोमिनेंट वाले का भी तो फिनोटाइप है। यस, जीरो डोमिनेंट वाले का भी तो फिनोटाइप है। जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ। ऐसे ही अगर 4 लोकस है तो कितनी एलील होंगी? 8। तो एक डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, जैसे जैसे डोमिनेंट बढ़ेगी कर उसका वो बढ़ेगा, इफेक्ट बढ़ेगा। जीरो डोमिनेंट वाले का भी तो फिनोट, जैसे यहां क्या है भाई, जीरो वाले का भी तो है ना फिनोटाइप, ये देख, ये जीरो, इसमें जीरो डोमिनेंट था। तो अगर 5 लोकस होगा तो 11 फिनोटाइप होंगे, 4 लोकस होगा तो 9 फिनोटाइप है, 3 लोकस है 6 एलील है, 7 फिनोटाइप है। 2 लोकस होगा तो कितने फिनोटाइप होंगे? 5। 2 लोकस होगा तो कितने फिनोटाइप होंगे? 5। यस। और मेंडल में कितने थे 2 लोकस के में? 4, 9 3 3 1, 4 फिनोटाइप थे ना, 9 वाला अलग, 3 वाला अलग, इसमें 5 है। यस, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, जरा देखें आप में से कितने लोग इस ऑब्जर्वेशन को समझ पा रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव ट्रेट है, मैं ये भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपको समझा रहा हूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पहले आ जाते हैं एक बार क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बता देता हूं ताकि ऑब्जर्वेशन आप कर पाओ। ये लिख लिया सबने तो मैं आगे चलता हूं। ये लिख लिया आपने सबने, यहां से क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आप ध्यान रखना इसे। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। ये लिखना नहीं है आपको, चाहो आप देखो ना देखो, आपकी मर्जी है, लिखना नहीं है ये वाला। ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला, ये आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो, बस समझाने के लिए बताया मैंने ये, है ना। हाँ, अब 3 डोमिनेंट वाला आप खुद देखो, 3 डोमिनेंट वाला कितना होगा? इसको 3 डोमिनेंट है, मुझे बताओ 64 में कितने होंगे? 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4, तो 8/16 तो यही हो गए। कितने डोमिनेंट है? 3। एक तो ये होगा, ठीक है, ऐसे एक ये होगा। ज्यादा हो गए ना यहाँ पे। हम्म, एक ये होगा, इसमें भी 3 डोमिनेंट है। सही है, क्लियर। ये कितने होंगे सर? ये हेट्रो जाएगा से यहाँ, तो ऐसे 2 होंगे। फिर ये वाला ले लो, ऐसे एक और बना लो, ये वाला ले लो। ठीक है, क्या करें यहां पे? ऐसे कर लो। ठीक है, ये 2 होंगे। फिर और चेंज कर लो इसमें। और क्या कर सकते हैं 3 के लिए? देखो, यहां पे 3 हेट्रोजाइगस हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बना देते हैं। देखो, रुक जाओ, देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल डी, फिर स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, 2 ऐसे बना लो।
फिर इसमें कितने डोमिनेंट है? 3। ऐसे और बना लो, ठीक है। इसको क्या करो, कैपिटल बी फिक्स कर दो। अब ये वाला फिक्स कर दो। अब ये वाला फिक्स कर दो, ठीक है। तो यहां क्या करो, कैपिटल ए स्मॉल डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, ये तो फिक्स कर दिया, सही है। यहां स्मॉल ए, ये कर लो। अब इसको फिक्स कर दो, कैपिटल डी, इन दोनों को बदल दो। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली? मैं ये नंबर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे पूरे 64 में 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। अब जरा इनको चेंज करो, इसको फिक्स कर दिया मैंने। तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बस बन गया। तो ऐसे 2 होंगे, ऐसे 2 होंगे। 8 ये रहे, 8 और 8 16, 2 4 20। हमने कितने लिखे थे वो? 3 डोमिनेंट वाले 20। ऐसे करके बनाया हुआ ये एक्चुअल में, तो इसकी नीड नहीं है आपको। ये मेरा काम है, आपका नहीं है, ठीक है। एक बार क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बता रहा हूं। यस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। बेटा स्किन कलर याद रखना और ह्यूमन हाइट कर लेना है, मत कर नोट, मर्जी है तेरी कर ले, पर जो चीज बता रहा हूं उतने में रख, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है पहले समझो ध्यान से। जो मेंडेलियन प्रिंसिपल था ना, जो मेंडेलियन क्रॉस थे, उसमें मेरे पास कैपिटल टी टॉल था। मान लो उसकी हाइट 1 मीटर थी प्लांट की। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था? टॉल था। उसकी भी मान लो हाइट 1 मीटर थी, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अलग अलग हैं कि नहीं है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, बट फिनोटाइप सेम है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। फिनोटाइप सेम है। फिनोटाइप देखो, आप समझो ध्यान से। यहां हमारे पास कितनी डोमिनेंट है सर? 2 डोमिनेंट है। यहां कितनी है? 1 डोमिनेंट है। यहां कितनी है? 1 डोमिनेंट है। पर क्या इनकी हाइट में 1% भी फर्क है? नहीं। यहां मेरे पास 1 और 2 डोमिनेंट है, यहां 1 डोमिनेंट है। आप समझो, यहां कितनी है? 1 डोमिनेंट है, और यहां कितनी है? 2 डोमिनेंट है। तो जो मेंडेलियन क्रॉस हमने पढ़ा वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का, जिसमें नंबर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जो हमने अभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, उसमें देखो क्या हुआ। स्किन कलर जो हमने देखा, जो पॉलीजेनिक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, उसमें मुझे बताओ, उसमें मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर रही है कि नहीं कर रही? मैटर कर रही है कि नहीं? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास, एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है, समझो ये है। अगर तो ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में हो तो इसका सेम फिनोटाइप हो। इफ क्वालिटेटिव हो तो इनका क्या हो? सेम फिनोटाइप हो, अगर ये क्वालिटेटिव हो। लेकिन अगर ये क्वांटिटेटिव है, इफ क्वांटिटेटिव है, तो इसमें ज्यादा डोमिनेंट है ना, मोर डोमिनेंट है ना, उससे क्या होगा? मोर ट्रेट एक्सप्रेस होगी।
उससे फिनोटाइप सेम नहीं आएगा, नॉट हैव सेम फिनोटाइप। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉट हैव सेम फिनोटाइप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सोचो, मतलब हम ये कह रहे हैं, अगर आपको याद हो, कुछ बच्चों को शायद याद होगा, अगर आपको याद हो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये टॉल राउंड था और ये भी टॉल राउंड था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये क्वालिटेटिव है। अगर काउंट करोगे यहां 4 डोमिनेंट हैं और यहां 2 हैं, इनको क्वालिटेटिव कहते हैं। तो मेंडल ने जो क्रॉस कराए थे वो क्वालिटेटिव ट्रेट थे। लेकिन अगर आप पॉलीजेनिक देखोगे वो क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्वांटिटी मतलब संख्या, उस पर मैटर करती है। इनकंप्लीट डोमिनेंस भी एक तरह का क्वांटिटेटिव है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक आर था तो पिंक आया, 2 आर थे तो रेड आया ना। तो वो भी एक तरीके से क्वांटिटेटिव का एग्जांपल है। समझ में आया नहीं आया क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में अंतर? बोलो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में फर्क समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखो क्वालिटेटिव में, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भी टॉल है ये भी टॉल है। सही है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा कोडोमिनेंस को नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर तू ध्यान से देखेगा ना, तू ध्यान से देखेगा, क्वांट आप एक चीज और बताना मुझे, एक चीज और बताना, एक चीज और बताना। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर तो ये क्वांटिटेटिव है तो इनके सेम फिनोटाइप आएंगे, यस और नो। अगर ये क्वांटिटेटिव है तो कितने डोमिनेंट है, 1 2, 1 और 2। लेकिन अगर ये क्वालिटेटिव है तो इस बात का भी मैटर करता है कि कहां डोमिनेंट है। क्या एक ही लोकस पे दोनों डोमिनेंट तो नहीं है? ये टॉल रिंकल्ड है, ये टॉल राउंड है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है बेटा, क्वालिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर नहीं करती, कौन से लोकस पर है ये मैटर करती है। क्वांटिटेटिव कहता है कि मुझे सिर्फ टोटल काउंट करनी है कितनी डोमिनेंट एलील है। यस और नो? अगर आप ध्यान से सोच के देखो ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई कैसे हो सकता है, आप समझो। मान लो मैं एक तरफ कह रहा हूं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी स्मॉल डी, इन दोनों का सेम फिनोटाइप आएगा। अब आप देखो कैसे सेम फिनोटाइप आएगा, स्किन कलर सेम है। अब स्किन कलर क्यों सेम है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील काउंट करी, 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4। ये फर्क नहीं पड़ रहा डी वाले पे है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी एलील सेम काम करती हैं। ये सारी एलील स्किन कलर के लिए काम कर रही है, तो ये फर्क पड़ ही नहीं रहा कि यहां पर रिसेसिव है यहां डोमिनेंट, इसका फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर काउंट कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एलील में हर एलील कंट्रीब्यूशन करती है, इसलिए नंबर काउंट होता है क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या होता है, मैटर करता है कौन सा लोकस है, 2 लोकस है तो क्या इस पे भी डोमिनेंट है, इस पे भी, ये फर्क पड़ता है। समझ आया? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ में आया? इसीलिए मैं जो ऑब्जर्वेशन लिखी है, मैं क्या लिख रहा हूं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब इसमें नंबर मैटर करेगी। दूसरा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है, मेरी बात समझ ध्यान से। कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है एक 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है, यस, क्योंकि आपको एक रेंज मिलती है, रेंज ऑफ ट्रेट मिलती है, यस। क्लियर है? सही है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? एग्जाम्पल, हमारे पास स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल, इवन ह्यूमन आईक्यू भी। अच्छा सर,
पर तुम्हारे पास ठीक आईक्यू है नीट के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेंज और ग्रेडियंट इन्वॉल्व है, यस। नंबर ऑफ लोकस, नंबर ऑफ लोकस पॉलीजेनिक में मोर देन, पॉलीजेनिक में मोर देन वन, मोर देन वन लोकस। ट्राई हाइब्रिड की रेशियो किसकी बता रहा हूं मैं, पॉलीजेनिक की। तो पॉलीजेनिक की ट्राई हाइब्रिड की रेशियो आएगी 1 6 15 20 15 6 1। डाई हाइब्रिड में 1 4 6 4 1। इसका सम करके देखो, इसका सम करके देखो, क्या इसका सम 16 आ रहा है डाई हाइब्रिड का? मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको क्रॉस कराया इससे। आपको पता है ये वन दोनों तरफ कौन कौन से हैं, ये दोनों तरफ ये जो ये वन और ये वन कौन कौन से हैं। मुझे लग रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप में यहां कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी होगा और ये स्मॉल ए होगा, ठीक है। और ये जो 6 आ रखा है बीच में 6, ये कौन सा है सर? ये वाला तो ये है। अब मुझे बताओ, ऐसे तो 4 आते थे जिसमें 2 डोमिनेंट है, क्या इसमें ये वाले भी आ जाएंगे या ये वाले भी आ जाएंगे? हाँ सर आ जाएंगे। तो ऐसे होते थे 4, ऐसा एक और ऐसा एक, तो टोटल 6 हो गए। यस और नो, यस और नो बताओ। तो ये दोनों लोकेशन पर मतलब 2 डोमिनेंट वाले कितने आ गए? 6 आ जाएंगे आपके पास। तो जो रेशियो क्या थी, मेंडेलियन क्रॉस की रेशियो क्या थी? 9331। क्या ये उससे डेविएट नहीं कर गया? इसलिए तो ये भी डेविएशन है मेंडलिज्म का। सोचो, ठीक है। अगर आप देखो 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट, इसमें भी इनका सेम फिनोटाइप आएगा। सेम फिनोटाइप आएगा किसमें? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक लिख लो। कोई दिक्कत आ रही है ये तो बता दो बस। सबको समझ में आया ये 6 कैसे लेके आया मैं? 4 का क्या मतलब है सर? 4 का मतलब है 3, ये 4 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट। ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 2 होंगे ऐसे 2 होंगे, इसलिए यहां 4 लिखा हुआ है। अब समझ में आया? 16 बॉक्स बनेंगे, आप देखो ना नंबर सम 16 आ रहा है इसका। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉलीजेनिक का हमारे पास एक और एग्जांपल, अगर आप चाहो कर्नल कलर, कर्नल समझ में आता है? ये सब पॉलीजेनिक के एग्जांपल लिखे हैं। किसके एग्जांपल है? पॉलीजेनिक के, पॉलीजेनिक के, पॉलीजेनिक के, है ना। आप ये देखो, ये वाला किसको नहीं समझ में आया क्या किया मैंने? ये रेशियो एक्सपेक्टेड क्या थी? 9331, आई क्या? 14641। अगर ऐसी रेशियो आपको कहीं मिले जहां पर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड का मतलब 3 कैरेक्टर, 1 6 15 20 16 6 1। यस। 4th पॉइंट, रेंज इन्वॉल्व होती है। रेंज समझ में आता है? देखो ये रेंज की फॉर्म में जा रहा है बेटा। रेंज क्या होती है? जैसे मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे ना, उसमें टॉल और ड्वार्फ था। ऐसा नहीं था कि टॉल से थोड़ा कम फिर कम फिर कम, ये इसमें रेंज इन्वॉल्व है। जब रेंज होती है ना, रेंज और ग्रेडियंट इन्वॉल्व होता है, उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। 4th पॉइंट समझ में आया? जल्दी जल्दी जल्दी। 4th पॉइंट बता दिया बेटा अनुराधा। रेशियो लर्न करना है, समझना है। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब एक से ज्यादा जीन लोकस इन्वॉल्व होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव ट्रेट है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती है, हर एलील एक कंट्रीब्यूशन करती है, एनवायरमेंट का भी इंपैक्ट होता है। एग्जांपल स्किन कलर और ये बाकी चीजें। अगर 3 लोकस लूंगा तो ये रेशियो है, 3 लोकस मतलब ट्राई हाइब्रिड, 2 लोकस लूंगा तो ये रेशियो है। समझ में आ रहा हो? ये कौन सी रेशियोज हैं? अगर नहीं पता आपको, फिनोटिपिक रेशियो है। इतना तो आपको शायद पढ़ते पढ़ते आइडिया लग गया है कि जो भी वेरिएशंस आ रही हैं सब फिनोटिपिक रेशियो में आ रही है।
जीनोटाइप में क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलता है। एनसीईआरटी रीड करके देख लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ, देखो मेंडल ने जो ट्रेट स्टडी करी थी वो मेनली क्या थी बताओ? मेनली क्या थी? आइदर पर्पल और व्हाइट, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स which are not so distinct in their occurrence gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people. ठीक है, हमारे पास रेंज होती है। रेंज समझ में आ रहा है? रेंज होती है, और सच ट्रेट्स आर कंट्रोल बाई 3 और मोर जीन्स। 3 क्यों बोल रहा है बेटा? 2 लोकस है ना। 3 क्यों लिखा है इसने यहां पर? 3 क्यों लिखा? 2 लोकस है, एंड दस कॉल्ड पॉलीजेनिक। 3 और मोर जीन, देखो मोर देन 1 लोकस या 3 या 3 से ज्यादा जीन, क्योंकि 3 जीन लाने के लिए कम से कम 2 लोकस लाने पड़ेंगे ना, ये लिखा हुआ है। मल्टीपल जीन्स, ठीक है, इस पर किसका एनवायरमेंट भी है? इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट का। और इसमें फिनोटाइप क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखो ये लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, कंट्रीब्यूटिव इफेक्ट है, देखो ये लिखा हुआ। और हर एलील का इफेक्ट ऐड हो रहा है, जैसे जैसे मेलानिन आ रहा है ऐड हो रहा है। आप देखो, आप खुद देखो। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, ये वाला है कैपिटल बी है और यहां स्मॉल बी है मान लेते हैं। तो मुझे 2 लोकस लेने, 1 और 2। जब 2 लोकस लोगे तो कम से कम 3 आएंगी, 1 2 3, और उससे ज्यादा मतलब 4 भी आ सकती है, इसीलिए लिखा हुआ ये। ठीक है, फिनोटाइप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कंट्रीब्यूशन। क्या बनाया डायग्राम? ये देख, हर एलील कंट्रीब्यूट करिए, देख क्या लिखा है, ईच एलील कंट्रीब्यूट, डोमिनेंट वाली, ये देख कंट्रीब्यूशन, और उसका इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। सही है? ये देखो, इसने इसको बोला है, ये वाला पर्सन, सही है, डार्क कलर है स्किन, और लाइट वाला कौन है? ये वाला हो गया। क्लियर है? 3 जीन ले ली इसने मान लो। यस, ईच एलील का इफेक्ट एडिटिव हो गया। क्लियर है? तीन डोमिनेंट का क्या है? इंटरमीडिएट, उसको हम मोलेटो बोलते हैं। यस, चलें आगे, आगे चलें भाई। ये कर लेना जिन्होंने नहीं किया, मैं कल डिस्कस करूंगा स्किन कलर वाला, या चाहो तो अभी कर लो। स्किन कलर इज एन एग्जांपल। कोई लिख रहा था, इसको लिखना चाह रहा हो तो लिख लो, जिसने नहीं लिखा लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन करा के मैं क्रोमोसोमल थ्योरी पे जा रहा हूं। यस, हाँ बेटा आंचल, एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड पे अब क्या होगा इसकी बातें अब स्टार्ट होंगी, क्योंकि हम पहले नहीं कर रहे थे, जरूरत नहीं थी, अब चालू हो जाएंगी उसकी बातें। लिख लो, 1 मिनट आपके पास, फिर आगे करते हैं। चले आगे, लिख लिया हो तो चले, लिख लिया। क्रॉस बनाना है इस स्लाइड वाला, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें रेशो आनी चाहिए। लास्ट स्लाइड इसकी भी पिछले वाली, अच्छा जल्दी कर लो।
स्लाइड कौन सी है पता नहीं, मैं गिन नहीं रहा हूं। चले आगे। चलो आगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं, आ जाओ। स्किन कलर किसका एग्जांपल है, कर लेते हैं इसको साथ में। स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील तो नहीं है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रेंज और ग्रेडियंट ऑफ ट्रेट, रेंज और ग्रेडियंट किस में दिखता है, पॉलीजेनिक में, मल्टीपल एलील में नहीं, इसमें मेंडेलियन ट्रेट में नहीं। स्किन कलर इसको अगर सेम जीनोटाइप से क्रॉस कराएंगे तो कितने फिनोटाइप आए थे, 7 बनाए थे हमने, कितने फिनोटाइप आए थे, 7। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2 लोकस चाहिए कम से कम। ये कह रहा है किसके साथ सेम स्किन कलर होगा, डोमिनेंट काउंट करो, 1 2 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट वाला कौन है, कोई दिख रहा है आपको, ये रहा, इसमें 2 है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 1, तो दो डोमिनेंट वाला कौन है, डी। फॉर 1 कैरेक्टर 1 लोकस 3 एलील, एक कैरेक्टर के लिए 1 लोकस है और पॉपुलेशन में 3 एलील है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। यहां पर एक कैरेक्टर के लिए 1 से ज्यादा लोकस है बेटा, यहां पर पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर के लिए 1 से ज्यादा लोकस है। फिनोटाइप इन स्किन कलर डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, रेंज में होता है, सही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल गिव, हाँ भाई इसके कितने गैमेट होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, कितने गैमेट बनते हैं, 8, 8 ही तो बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मान लो, ध्यान सुनेंगे, मान लो इसके मेरे पास 2 गैमेट बने, ऐसा कैसे पॉसिबल, मैं आपको समझा देता हूं कैसे पॉसिबल है। ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, ये सब एक ही क्रोमोसोम पे हैं, इसको लिंकेज कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो 2 गैमेट बनेगी, ये 3 एक साथ चले गए, ये 3 एक साथ चले गए, तो क्या नहीं हुई है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो ये सारे अलग अलग क्रोमोसोम पे होते और 8 गैमेट बनते। इसके 2 गैमेट क्यों बने, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। मेंडल क्या डिस्कवर नहीं कर पाए थे, ना ये और ना ये, इनमें से कुछ भी नहीं। एक लोकस कंट्रोल 2 ट्रेट, एक लोकस अगर 2 ट्रेट कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपी सही है, हाँ, 2 लोकस 1 इंडिविजुअल, अगर 2 लोकस हैं किसी कैरेक्टर के, एक इंडिविजुअल पॉलीजेनिक है, हाँ। मल्टीपल एलील में एक ही एलील होती है एक गैमेट में, सही है। मल्टीपल एलील में एक गैमेट में 3 एलील नहीं होती, एक ही होगी, ये गलत है डी, बाकी के 3 ठीक है, चेक करो। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लाइड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लाइड। बच्चे आप मुझे बताओ, आप ऐसे थोड़ी होता है कि आप लिखते ही रहो और मैं बैठ के पढ़ाऊं कैसे, फिर एक छोटे से टॉपिक में अगर मैं समय इतना लगाऊंगा तो नहीं हो पाएगा आपके लिए, है ना। एक बार लिख लो फिर आप देख लो, मैंने बता दिए हैं। पहले वाला प्लियोट्रॉपी कैसे होगा बेटा, एक लोकस अगर एक से ज्यादा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब एक जीन प्रोडक्ट एक से ज्यादा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है,
यस, टेस्ट में लिंकेज तक आएगा, इस वीक में थोड़ी आ रहा है। इस वीक में माइनर टेस्ट है क्या मेजर है? इस वीक में माइनर है मेजर है, पहले बताओ। मेजर है माइनर है? आ जाओ। ठीक है, पढ़ते हैं, हो जाएगा। बच्चे 11 सी डी समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? पढ़ना ध्यान से, छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझ नहीं आती कैसे होगा बच्चे? पढ़, ध्यान से पढ़, पहले पढ़। सी क्या कह रहा है? एक गैमेट है। मुझे एक चीज बता, गैमेट के अंदर हैप्लॉइड होता है ना, तो चाहे मल्टीपल एलील होती हो, मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में देखी जाती है, एक ही एलील तो होगी। यहां कह रहा है एक गैमेट में 3 एलील है एक कैरेक्टर की, हो ही नहीं सकता ये, इसलिए गलत है। आ जाओ अब फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले आप समझो मेंडल ने कब वर्क पब्लिश किया था। हाँ भाई, मेंडल का जो वर्क पब्लिश हुआ था वो कब पब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1865 में, ठीक है। बट नॉट गेट रिकॉग्निशन, उनको पहचान नहीं मिली। कारण? हाँ भाई, कारण, कुछ कारण है, ध्यान से सुनना। 1865 में उनका काम पब्लिश हो गया था और उनको पहचान नहीं मिली। सबसे पहले, सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन है वर्क वॉज नॉट वाइडली पब्लिश्ड। अगर काम लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो लोग उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त न्यूज़पेपर नहीं थे। दूसरा क्या होता था, पहले पहले ध्यान से सुनो, ये कौन से टाइम की बात हो रही है? 19वीं सदी की बात हो रही है। आज से लगभग लगभग बता रहा हूं 200 साल पहले की बात हो रही है, 150 साल तो मिनिमम मान लो। उतने साल पहले क्या होता था कि जब आप काम कैसे पब्लिश करते थे, जितनी भी ये कंट्रीज थी, जैसे आपका ये क्या नाम है, लंदन हो गया, सॉरी यूके हो गया, और ये इस तरह की जो कंट्री थी, फ्रांस वगैरह, इनकी सोसाइटीज हुआ करती थी। सोसाइटीज का मतलब साइंटिस्ट की सोसाइटी हुआ करती थी। इनका काम जिस सोसाइटी में पब्लिश हुआ वो उतनी बड़ी नहीं थी, उतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। जब तक बड़े साइंटिस्ट नहीं होंगे काम उतना बड़ा पब्लिश नहीं हो पाता। तो इनका काम जो पब्लिश हुआ ना, ऐसी जगह पब्लिश हुआ जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं नॉट वाइडली पब्लिश्ड। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, मेंडल ने क्या यूज किया? यूज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। एक्चुअल में क्या था बेटा, ये वो टाइम था जब डार्विन का काम पब्लिश हो गया था, बल्कि डार्विन ज्यादा डर रहे थे। आप समझो, डार्विन ने गैलापेगोस आइलैंड पे जो अपनी यात्रा की है, शायद 1822 ने 1826 या ऐसे कुछ करी है, उसके अराउंड वो उन्होंने 15 साल तक वेट किया कि मैं अपना काम पब्लिश करूं कि नहीं, लोगों को नया तो नहीं लगेगा, मैं नई स्पीशीज, लोग वहां बात कर रहे हैं कि भगवान ने इसको पैदा कर दिया ये सब, और हम यहां बात कर रहे हैं नई स्पीशीज कैसे बनी, तो लोगों को नया तो नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा सोच रहे थे डार्विन। उन्होंने 15 साल लगा दिए अपना काम पब्लिश करने में। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया 63 में, 65 में पेपर अपने पब्लिश कर दिया, ठीक है भाई मेरा ये काम है। तो अगर आपने मैथ यूज करी है, स्टैट्स यूज करी है, नया काम है, नया मतलब नया तरीका है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके ऊपर आप कोई पुराने साइंटिस्ट थोड़ी हो, आप तो मात्र टीचर हो। तो मेंडल यूज मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो नया था, जो क्या था, न्यू था, न्यू दैट टाइम, न्यू एट दैट टाइम, इसीलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, हम यह लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर जो होते हैं इज डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, और वो नहीं शो करते मिक्सिंग, वो मिक्सिंग शो नहीं करते, ठीक है, वो मिक्सिंग शो नहीं करते। बट अगर आप देखो ध्यान से, बट इन नेचर हमारे पास
मैनी एग्जाम्पल है, जैसे स्किन कलर ही है, मैनी एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का। भाई आप ऐसे समझो ना कि मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो सबसे पहले तो बात नई है, नहीं मानेंगे, नई बात है, बिल्कुल नहीं मान रहे, उतनी पब्लिश नहीं हुई, ठीक है। दूसरा क्या है कि मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर इज डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है, जो क्या शो नहीं करता, मिक्सिंग शो नहीं करता। बट इन नेचर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर मुझे कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलती है जो नहीं एक्सप्लेन हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, मेंडल वर्क। मेरी बात समझो ध्यान से भाई, पहले तो काम नया है, मैथ यूज कर दी, तीसरा आप कह रहे हो कि फैक्टर मिक्स नहीं होते, तो फिर हाइट वगैरह में रेंज क्यों दिखती है? एक बड़ा और एक छोटा इंसान दिखना चाहिए। तो नेचर में इतने सारे एग्जांपल थे कंटिन्यूअस वेरिएशन के जिसको मेंडल के लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और एक चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उस वक्त थी, बेटा मेंडल ने उस वक्त काम किया जब माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे डेवलप नहीं थे, क्रोमोसोम देखा हुआ नहीं था। तो मेंडल ने बोला कि फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है, पर वो फैक्टर है कहां ये पता ही नहीं किसी को। मान लो मैं कह रहा हूं फैक्टर है, तो आप कह रहे हो ठीक है, आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस में, हां, पर फिजिकली कहां प्रेजेंट है ये किसी को पता ही नहीं था। तो मेंडल ने जो बोला था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर क्या था बेटा? फैक्टर इज डिस्क्रीट यूनिट, एक यूनिट है पूरा जो कंट्रोल करती है ट्रेट को, बट नो प्रूफ और एविडेंस ऑफ इट्स फिजिकल प्रेजेंस। वो रियल में कहां ये पता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं मेंडल के जो फैक्टर थे वो एक्चुअल में मेंडल के अनुसार तो न्यूक्लियस के अंदर ये अल्फाबेट्स हैं एक तरीके से, मतलब मान लो मैं इनको फैक्टर कह रहा हूं, पर रियल में ये होते कहां पर है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम डिस्कवर था नहीं। तो मेंडल के काम में सबसे बड़ी कमी जो थी, मान लो ये बातें तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि कंटिन्यूस वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ तो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, पी प्लांट में टॉल डॉर्फ। पर मेंडल के काम की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो जो फैक्टर की बात कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था वो फैक्टर एक्चुअल में कहां है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक्चुअल में क्या है, क्यों नहीं पता था? क्योंकि क्रोमोसोम उस समय तक डिस्कवर नहीं, थोड़ा टाइम पकड़ते हैं। आपको अगर याद हो, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में न्यूक्लियस देखा है, फिर सेल थ्योरी आई है 1839 के आसपास, 38 में। फिर हमने 1848 में कुछ धागे जैसा न्यूक्लियस के अंदर देखा, क्रोमेटिन टाइप का कुछ देखा। 1880 के आसपास जाके हमारे पास कुछ क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हुए हमारे पास, फिर माइटोसिस मियोसिस की डिटेल आई। इसका मतलब जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश कर रहे थे 1865 में, क्रोमोसोम के बारे में कुछ नहीं पता था किसी को। तो किसी को एक्चुअल में नहीं पता फैक्टर है कहां। अगर मान लो मेंडल अपनी बात बोल भी रहे हैं तो फैक्टर है कहां किसी को पता ही नहीं है। ये एक बिगेस्ट ड्रॉबैक था। इसीलिए जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। वो थ्योरी साबित करती है कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, इसलिए उसे पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम जो एक तरीके का पार्ट 2 हम चालू हो चुका है तो चैप्टर का, जिसमें हम ये बोलते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। वो थ्योरी ये थी कि जब साइंटिस्ट लोगों को पता चला ना क्रोमोसोम है, उन्होंने क्या पढ़ा? माइटोसिस मियोसिस पढ़ी। तो उन्होंने देखा कि जैसा मेंडल बता रहे थे फैक्टर बिहेव करते हैं, वैसे क्रोमोसोम बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है फैक्टर किस पे प्रेजेंट हो? क्रोमोसोम पे। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल के बिगेस्ट कमी जो उनकी फाइंडिंग्स में थी उस पर वो बता रहे हैं। पर अगर हम ध्यान से देखें 1900 1900 1900 इसके पब्लिश होने के लगभग आप समझ लो 35 ईयर्स, 35 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 35 ईयर्स के बाद ही साइंटिस्ट मेंडल के काम को समझ पाए। उस पर्सन की ब्रिलियंस समझो, उन्होंने वो चीज खाली कैलकुलेशन करके निकाल दी जो सच में है पर दिख नहीं रही है, सिर्फ कैलकुलेशन से। पावर समझ पा रहे हो कितनी स्ट्रांग थी उनकी?
ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। क्लियर है? क्लियर है? नोट करिए एक बार फटाफट से। हाँ सर, आपने जो मॉर्फोलॉजी की वर्कशीट, बेटा अब देखता हूं मैं उसको ना, नहीं मिल रही तो खोजो एक बार फटाफट से। अब मैं क्लास छोड़ के काम तो नहीं करने वाला, पढ़ाई करो पहले। जीन का नाम फैक्टर क्यों नहीं रखा, वो उनकी मर्जी, जोहानसन ने जीन वर्ड डाला था, 1906 के आसपास था। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और ये देखेंगे इसका अगला टॉपिक हमारे पास एक्चुअल में क्या है। इसका अगला टॉपिक हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेंडल के काम में ये नहीं पता था कि फैक्टर्स कहां प्रेजेंट है। यस, हाँ रील नहीं बनी होगी। यस, उस समय रील, देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, अगर काम पब्लिश नहीं हुआ इसका मतलब वो है नहीं, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। हाँ ना, वो रील बनाना पर्पस नहीं है, अपने काम अपना जो है कोर्स फैलाना पर्पस है, पर्पस वही है बस, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं आ रहा हूँ, एक कुछ प्रोग्राम है शायद, पता नहीं किस तारीख को, क्या आप मिलोगे मेरे से, मैं दिल्ली बुलाया गया हमें। तो मतलब पॉइंट सिर्फ क्या है कि बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी इतना ज्यादा यूटिलाइज होता है उनका, है ना, वो सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, हम भी मतलब बहुत ऐसा किया जा रहा है हमें, है ना। तो वो पर ठीक है, छोड़ो। हाँ चलो कोई नहीं, लिख लो एक बार बेटा, आगे करते हैं। लिख लो, लिखो जल्दी करो, आगे करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी कर रहे हैं। लिख लिया बेटा? ठीक है। हाँ ठीक है, छोड़ो ध्यान दो, आ जाइए। अब बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी की, क्यों ये थ्योरी क्यों। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, वाई दिस थ्योरी, मैं क्या सोच रहा हूँ कुछ नहीं, चलो पढ़ते हैं। देखो वाई दिस थ्योरी में जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनोगे, आपको फोकस होना चाहिए वाई दिस थ्योरी। देखो क्या हुआ था, सवाल ये उठ रहा है कि 1865 में एक साइंटिस्ट ने इतनी बड़ा काम कर दिया और वो कहां रह गया, पेपर्स की फॉर्म में छपा हुआ प्रिंटेड पड़ा था। ऐसा क्या हुआ कि क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई अचानक से, कुछ तो हुआ होगा ना। जैसे मैं कहता हूं कि भाई ये काम हुआ तो उसका कोई रीजन है ना, तो वाई दिस थ्योरी, ऐसा क्या हुआ उस समय, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। कुछ चीजें हैं जो पॉइंट वाइज आपको समझनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि वाई दिस थ्योरी, क्या ऐसा हुआ, सबसे पहला काम क्या हुआ बेटा, 1900 में तीन साइंटिस्ट थे। यस, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को
मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट थे, मैं नाम लिख देता हूं उनके। एक है कार्ल कोरेंस, एक है एरिक वोन, टी साइलेंट है, शमाक, और एक है डी वरिस। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया समझना ध्यान से, इन्होंने क्या किया, 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, एरिक वोन टेस्माक और डी वरिस। इन्होंने मेंडल के काम को साथ में किया, क्या, मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली, अलग अलग रीडिस्कवर्ड किया इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब जो काम खो गया था वापसी लाइट में आया। आप समझ रहे हो, इनकी वजह से वो काम वापसी लाइट में आया जो खो गया था, छुप गया था। तो सबसे पहले उनके काम को रीडिस्कवर किया गया। ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसी के अराउंड हमारे पास एडवांसमेंट हो चुकी थी माइक्रोस्कोपी में। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है बेटर माइक्रोस्कोप आ चुके थे, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। उससे क्या हुआ हमारे पास, उससे क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट जो उस समय के थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच डबल, विच गेट डबल बिफोर सेल डिवीजन, जो डबल हो जाता था सेल डिवीजन से पहले। एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। मेरी बात समझो ध्यान से, मतलब आप समझो ये वो टाइम था 1900 के आसपास, पहले तो मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया गया, उसी के अराउंड हमारे पास माइक्रोस्कोपी एडवांस हो गई थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक कुछ कलर धागा, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या मतलब है, कलर बॉडी, कलर बॉडी, आप समझो ध्यान से। क्रोमैटिन का क्या मतलब है, कलर बॉडी, बॉडी कहते हैं सोम को, लाइसोसोम, सोम, क्रोमोसोम कलर बॉडी, क्रोमैटिन कलर धागा, समझ में आ रहा है, क्रोमैटिन कलर धागा। तो एक कलर मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा था जो डबल होता था, ऐसा दिख गया। उसके आसपास बेटा, उसके आसपास हमारे पास डिटेल ऑफ सेल डिवीजन अवेलेबल हो गई, डिटेल ऑफ सेल डिवीजन। कैसी सेल डिवीजन, लाइक इन माइटोसिस, कैसे इक्वेशनल डिवीजन होती है, एंड एक साइंटिस्ट थे बोवेरी, एक साइंटिस्ट थे बोवेरी, उन्होंने ऑब्जर्व करी मियोसिस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, मियोसिस ऑब्जर्व करी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेंडल का काम दिख चुका है, अच्छे माइक्रोस्कोप आए हैं, क्रोमोसोम का पता लग चुका है, उसके साथ एक साइंटिस्ट है बोवेरी जिन्होंने मियोसिस देखी। तो बोवेरी ने बोला, बोवेरी ने बोला कि यार ये जो जीन है ना भाई, उस समय तक जीन वर्ड आने लग गया था, ये जो जीन है या फैक्टर है ना, ये सिमिलर बिहेव करता है क्रोमोसोम के। मेरी बात समझो। तो बोवेरी ने क्या बोला, बोवेरी ने क्या बोला, बोवेरी ने बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू बोवेरी, अकॉर्डिंग टू बोवेरी, जो जीन है ना, जीन एंड क्रोमोसोम, उनका बिहेवियर सेम है, बिहेवियर सेम है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, बोवेरी ने क्या किया, ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी विद, विद समझो, विद बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज बिहेवियर, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है बताओ जल्दी से बेटा, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है बताओ बच्चे, क्रोमोसोम बिहेव कैसे करता है, सोचो क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है। कि मान लो पेयरिंग होती, याद है आपको,
पेयरिंग कब होती है क्रोमोसोम की? जाइगोटीन में। अलग कब होते हैं? एनाफेज 1 में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम बिहेव करते हैं सेल डिवीजन में, वैसे वैसे फैक्टर पेयर करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्लियर है? फिर आगे की डिटेल कुछ हमारे पास किससे आ रही है? सटन से आ रही है। तो दोनों के काम को मिला के हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअल में कैसे आई थी? जब ये सब काम हो गया तो सटन एंड बोवेरी ने देखा कि जैसा बर्ताव क्रोमोसोम करते हैं वैसा बर्ताव फैक्टर करते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे एक्चुअल में क्या हुआ था, मेरी बात समझना ध्यान से। एक एग्जांपल समझाता हूं जो नॉर्मली मैं क्लास में देता भी हूं। मान लो आप सुबह, सुनना ध्यान से, मान लो आप सुबह के समय आप गए किसी बस स्टैंड पर, ठीक है, क्लियर है, 11 बजे गए, 11 बजे से आपने ट्रेवल किया और आप 2 बजे पहुंच गए किसी जगह पर, वहां से आप चले गए किसी और जगह पर 6 बजे तक। ऐसे ही 11 बजे एक बस चली, वो 2 बजे वहां पहुंची और 2 बजे से वो 6 बजे वहां पहुंच गए शाम के। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप बस में गए होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब क्या हुआ कि जैसे फैक्टर पेयर करते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर करते हैं। क्रोमोसोम अलग होते हैं, फैक्टर भी अलग होते हैं। इसका मतलब फैक्टर क्रोमोसोम पे हो सकते हैं। मेरी बात समझ? यही है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बताती है कि फैक्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे। जैसे फैक्टर बिहेव करते थे मेंडल के लॉ में बताया गया, सेग्रीगेशन, देखो आप समझो ध्यान से, बिहेवियर है। क्रोमोसोमल थ्योरी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, वो बताएगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन के बारे में। यस और नो? उसी के बारे में बता सकती है, क्योंकि डोमिनेंस तो दिखेगा तब पता चलेगा ना। तो उन्होंने क्रोमोसोम का जो बर्ताव पढ़ा ना, है ना, जीन एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम है। जो क्रोमोसोम का बिहेवियर किस में? मियोसिस में। वैसा ही बिहेवियर उनको किस में लगा? उसमें लगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? डी वरीस है बेटा, ह्यूगो डी वरीस है, टेस्मार्क नहीं, ह्यूगो डी वरीस है। ये वही साइंटिस्ट हैं जो नो एवोल्यूशन पे काम किया। जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बना लो, इतना बना लो, आगे चलेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी आई कैसे? 3 साइंटिस्ट ने काम रिडिस्कवर किया, बेटर माइक्रोस्कोप आ गए, क्रोमोसोम डिस्कवर हो गया। बोवेरी किसकी पढ़ाई कर रहे थे? क्रोमोसोम का बिहेवियर। उन्होंने मियोसिस स्टडी करी, उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का बर्ताव और फैक्टर का बर्ताव सेम है। तो उन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, किसके साथ? क्रोमोसोम कैसे बर्ताव कर रहा है। यस यस, नोट करिए जल्दी से, चलिए जल्दी करिए, जल्दी फास्ट बेटा। कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लिंकेज पढ़ेंगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा? छुट्टी 3 भी नहीं बजा अभी तो, सिर्फ छुट्टी के लिए जीते हो गए तुम लोग। तो छुट्टी ले लो, खत्म करो। आपको पता है मैंने सिलेबस बीच में थोड़ा ठीक तेज आराम से करा हमने, बढ़िया तरीके से, मतलब तेज नहीं बोलेंगे उससे, वो इसलिए ताकि इसको मैं आराम से पढ़ा सकूं। आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इस चीज का, नालायकी की तरीके से पढ़ते हो। इसके जो क्वेश्चन दे दिए उनको बनाना है अब आपने, साथ में 11th भी रिवाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे करो ना उसको अभ्यास से। छोड़ दिया एकदम, मर गए, खत्म। नहीं, अब नहीं करेंगे हम, जो सर बोलेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं करते, दुष्ट कहीं के। सीरियस रहो ना, पढ़ाई करनी है यार, मतलब
वो रील बनाने के लिए बुलाएंगे लोग तुम्हें भी, ऐसा नहीं है। तुम भी जाना वहां पे, झूठ बोल के आना, ये बोलना कि मैं रात में पढ़ता था। मतलब सुनो, अगर तुम्हें फेमस होना वही तरीका है, बोलना कि मैं दिन में ना कुछ नहीं करता था, दिन में मैं क्या था, वहां दूर जंगल में जाता था, लकड़ियां काट के लाता था, और फिर रात में पढ़ता था। ठीक है। अब 9 महीने में मैंने कितने चैप्टर्स किए? 80 चैप्टर किए। मुझे पहले से कुछ नहीं आता था भाई। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर उतना स्ट्रांग नहीं है तो मुझे पहले से नहीं आता होगा ना, तभी स्ट्रांग नहीं, उसका यही मतलब होता है। मेरा आईक्यू भी उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, क्योंकि बचपन से उतना सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैं दिन में लकड़ी काटता था और रात में जाके मैं पढ़ाई करता था। दिन में लकड़ी काटना है, रात में पढ़ाई करना, ये वाली आपने बात बोलनी है। हाँ, चले। हाँ हाँ, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो एक हमारा फ्रेंड था, तो बोला कि यार मेरा ना वो निकल गया फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस एग्जाम, और मुझे एक जगह इंटरव्यू करना है, जाके बताना है। तो कह रहा मैंने वहाँ ये बोल दिया मैं रिक्शा चलाता था। मैंने कहा कैसे? तो कह रहा है कि मेरे पापा जो है ना, उनका वो है, बिजनेस है कि उन्होंने बहुत सारे रिक्शे ना मतलब किराए पे लेके चलवाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मैं भी रिक्शा चलाता था। अब तो सिलेक्ट हो गया हूँ। और मेरे ख्याल से उस भाई ने कोई भी मूवी नहीं छोड़ी। मुखर्जी नगर, शायद आपको नहीं पता होगा, दिल्ली में वहाँ एक हॉल है बत्रा, वहाँ मूवी लगती थी, वो सब देख डाली भाई ने। ठीक है। कौन पूछने जा रहा है? और स्टोरी वो अच्छी होती है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल दिखे। आ जाओ, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी के। शायद आपने वो रणवीर कपूर की मूवी नहीं देखी है, वो वाली रॉक स्टार थी ना। हाँ, उसमें भी यही मैसेज जा रहा था। ए भाई, चलो कोई नहीं, चलते हैं। चले बेटा। यस। हाँ। यस। बच्चे मेरी बात समझो ध्यान से। कभी भी ना गरीबी स्ट्रगल जो है वो दूसरे को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है, लेकिन अपनी गरीबी, अपनी स्ट्रगल जब मैं बताऊंगा ना, तो उसमें क्या होगा, मैं फैमिली के उन लोगों को भी एक्सपोज करूंगा जो सपोर्ट नहीं कर पाए। हो सकता है वो कैपेबल भी ना रहे हो। जैसे मान लो मैं कहने लगूं यार बहुत गरीब थे, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, कहीं ना कहीं मैं अपने पेरेंट्स को भी तो एक्सपोज कर रहा हूँ कि उनकी भी तो नाकामी हुई। आप समझो ध्यान से, इन चीजों को भी आदमी को सोचना चाहिए। लोग समझते नहीं इस बात को। ये बहुत जरूरी चीज होती है बेटा। आ जाओ चालू करते हैं। छोड़ो, हाँ पढ़ाई करो, छोड़ो ना क्या करना। हाँ, आ जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या थे बेटा, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सटन एंड बोवेरी। इन्होंने 1902 में क्या किया, ध्यान सुनेंगे, क्या किया, ट्राई टू एक्सप्लेन मेंडेलियन प्रिंसिपल, दोनों ने किया, विद क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ध्यान से सुनना, उन्होंने कुछ बातें बोली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू देम, फर्स्ट, क्रोमोसोम अकर इन पेयर। क्रोमोसोम किस में होते हैं? पेयर में। फैक्टर भी किस में होंगे? फैक्टर ऑल्सो अकर इन पेयर। मेरी बात समझो ध्यान से, फैक्टर भी किस में होते हैं? पेयर में। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से। ठीक है। यस। ठीक है। तुम भाई मेरे से ज्यादा तेज हो। कह रहा कि दादाजी की बीड़ी से उजाला होता था, उसमें पढ़ते थे, कदा कहीं का। क्रोमोसोम अकर इन पेयर, फैक्टर अकर ऑल्सो अकर इन पेयर।
आ जाओ। दूसरी चीज, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, फैक्टर भी पेयर में होते हैं। अब जैसे क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट कब होते हैं भाई? ड्यूरिंग एनाफेज 1। होता है नहीं होता? एनाफेज 1 में अलग होंगे, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास क्या होगा, फैक्टर भी सेग्रीगेट होते हैं। फैक्टर्स ऑल्सो गेट सेग्रीगेटेड, फैक्टर भी अलग होते हैं, ठीक है, फैक्टर भी क्या है, अलग होते हैं, ठीक है, यस, हाँ, सही है, ठीक है। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज 1, ठीक है, और फैक्टर्स ऑल्सो सेग्रीगेट, फैक्टर्स ऑल्सो गेट सेग्रीगेटेड। मेरी बात समझो ध्यान से। हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, फैक्टर भी पेयर में होते हैं। जैसे हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, फैक्टर्स भी तो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम अलग होते हैं एनाफेज 1 में, फैक्टर भी अलग होते हैं हमारे पास। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है बेटा, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर is independent to other pair। एक लाइन ये है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर। अब ये दोनों लाइन समझा देता हूं, पहले पूरी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है हमेशा। हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, किसमें, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, क्रोमोसोम में हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, हमेशा। हमेशा मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं, इधर देखेंगे मेरी बात, मेरी बात ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैं क्या बता रहा हूं, 2 मिनट देना बस मुझे। मेरे पास मान लो ये क्रोमोसोम है, इधर देखो, ये डायग्राम देखो, इससे आइडिया लग जाएगा आपको। देखो ये वाला देखो, इससे आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखो, हमारे पास सबसे पहले इधर देखना ध्यान से, ये सेंट्रोमियर है मान लो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरे क्रोमोसोम है, ये G1 फेज का है। तो G2 में क्या हो जाएगा, इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड बन गया, ये देखो जरा, सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? G2 में क्या हुआ है, ये देखो जरा ध्यान से, G2 में क्या हुआ है, अब देखो ध्यान से, G2 में क्या हुआ है, हमारे पास ये डबल हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक इसमें चला गया, ये आ गया, और इसके साथ ये रेड वाला आ गया, इसके साथ ये वाला आ गया, ठीक है। ये है एनाफेज 1। एनाफेज 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, ये दिख रहा है आपको, हैप्लॉइड हो गया। ये G1 फेज था, इधर देख बेटा, ये क्या कर रहा है आपके लिए, सुनो, ये सिंपल सा क्या कर रहा है समझो। इसने क्या किया, ये G1 फेज बना दिया ऐसे, इसने इस तरीके से क्या करा बेटा, हमारे पास इस तरीके से इसने क्या करा है, हमारे पास G1 फेज बना दिया। सुनना ध्यान से, इस तरीके से इसने क्या करा है, G1 फेज बना दिया ऐसे, आप समझो। ये क्रोमोसोम है, मैं अलग अलग बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्रोमोसोम है, ये G1 फेज का है। तो G2 में क्या होगा, G2 में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। G2 में क्या होगा बेटा, ये डबल हो जाएगा इस तरीके से, बोलो, ये डबल हो गए, यस, ये डबल हो गए नहीं हो गए, ये सेंट्रोमियर बना देते हैं यहां पे, ये डबल हो गए, ठीक। अब क्या किया मैंने एनाफेज 1 किया। एनाफेज 1 में मेरे पास ये इसके साथ आ गया, ये आ गया इसके साथ, ठीक है, और ये अलग हो गया,
ये कर रहा है ये। तो ये कैसे सेल बन गए? हैप्लॉइड बन गए, ये 2 सेल बन गए हैप्लॉइड। अब एनाफेज 2 में क्या होगा? ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा आपको पता चल रहा है? ये चीज क्या कर रहा हूं मैं बेटा, ये मेरे पास ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। तो मेरे पास ये 4 सेल बन गई है, ऐसे 4 बन गए। तो इसमें मेरे पास ये चला गया, ये देखो। तो ये अलग हो गए बच्चे, ये और ये अलग होके एक इसमें आ गया। ऐसे ही यहां हो गया, क्लियर है? ऐसे ही इसमें हो गया ये चीज। तो ये कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसके साथ ये आ जाए। वो इसने इस डायग्राम में दिखाया एनसीईआरटी में, वो इसने इस वाले डायग्राम में दिखाया। तो ये वाला देख बेटा, ये वाला देख डायग्राम, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? यहां बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं बताई अभी उसने। देख यहां पे इसने क्या किया है, ये जो ऑरेंज वाला है इसके साथ, ठीक है, कौन चला गया? ग्रीन वाला। यहां पे ऑरेंज वाले के साथ रेड वाला चला गया, पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गई? एनाफेज 1 हो गई यहां पर। अब 2 में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, तो इसके साथ ये, इसके साथ ये, देखो ऐसा हो गया। अब इसमें क्या हुआ है? इसके साथ रेड गया था तो ये रहा और ये रहा। तो ये एनाफेज 2 हो गया बेटा, यहां पे 2 हो चुका है, ये एनाफेज 2 हो चुका है। आप देख लो। तो ये क्या है? एक तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ये क्या बने हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इसके साथ ये भी जा सकता है जो ये केस है, इसके साथ ये भी जा सकता है जो ये केस है। इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो कितने टाइप के गैमेट बने, मैं आपको काउंट करा देता हूं कितने टाइप के बने। ये दोनों एक ही जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया, चौथा टाइप ये हो गया। तो अगर यहां पर मैं कैपिटल ए लिख देता और यहां स्मॉल ए लिखता, यहां कैपिटल बी लिखता, यहां स्मॉल बी लिखता, तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है, तो फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी गया है। यहां पर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी गया है, समझ आ रहा है? और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी गया है, ये रहा। क्लियर है? सोच लो। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी है भाई, ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे कॉपी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये क्या हो गया? स्मॉल ए कैपिटल बी। तो कितने तरह के गैमेट बन गए? 4 तरह के बन गए। डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है भाई। ऑलवेज नहीं लेंगे, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखता? ऐसे लिखता। इससे कितने गैमेट बनते? ए बी, ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल के साथ कैपिटल बी, स्मॉल के साथ स्मॉल बी। मेंडल ऐसे बनाता था। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बता रही है? कि क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो एनाफेज 1 में क्या होता है? इसके साथ ये चला जा सकता है या इसके साथ ये चला जा सकता है, देख लो। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। हमारे पास ये जो पैराग्राफ दे रखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्रोमोसोमल थ्योरी में। ये वाला आपने बनाना क्या है? सिर्फ ये लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये देखो, हमारे पास क्या क्रोमोसोम पेयर में होते हैं? ये देख, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ये देख यहां पे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, हाँ है। फैक्टर भी पेयर में होते हैं, ये लिखा हुआ। ये अलग कब होते हैं? गैमेट बनाते वक्त। ये भी अलग कब होते हैं? गैमेट बनाते वक्त। लेकिन यहां पर है जो बात अलग लिखी हुई है, यहां पर लिखा हुआ एक पेयर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होगा दूसरे पेयर से। यहां पर लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन फैक्टर के लिए जरा समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मान लो मैंने ऐसे एक क्रोमोसोम बना दिया और एक क्रोमोसोम ये बना दिया। यहां पर मैंने क्या लिखा है? यहां पर मैंने लिखा है कैपिटल ए, यहां पर लिखा है स्मॉल ए, यहां पर लिखा है कैपिटल बी, यहां स्मॉल बी, यहां पर लिखा है कैपिटल डी और यहां लिखा है स्मॉल डी। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये दोनों पेयर, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ये दोनों पेयर डिपेंडेंट पेयर है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर इंडिपेंडेंट पेयर है। क्लियर है?
इंडिपेंडेंट पेयर है। क्लियर? मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। ये वाला पेयर, दिस पेयर और दिस पेयर इज डिपेंडेंट पेयर। ठीक, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये वाला पेयर क्या है? इंडिपेंडेंट पेयर है। सही है? तो क्रोमोसोम जैसे इसका अलग होना, इसका अलग होना, इसके अलग और इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। फैक्टर के लिए क्या जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट पेयर्स होने चाहिए, तभी उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। इसका मतलब वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होने चाहिए। यही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखो, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, फैक्टर भी पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी अलग होते हैं ना फेज वे में, फैक्टर भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर का, एक पेयर का अलग होना दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्रोमोसोम के लिए ट्रू है। पर फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए? फॉर फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट पेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा पेयर जो दूसरे पे डिपेंड ना हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कब मेरे पास पेयर एक दूसरे पे डिपेंड होगा? जैसे ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एक डिपेंडेंट, निर्भर पेयर है, क्योंकि इसमें हमेशा ए के साथ बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। ये डिपेंडेंट पेयर है। सही है? ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट पेयर। और आपने देखा भी है, मेरी बात सुनो, आपने देखा भी है एक क्रोमोसोम पे कई कैरेक्टर होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर फादर से कान मिल रहे हैं तो फादर से बाल भी मिल रहे हैं, तो कान और बाल की जीन वो एक ही क्रोमोसोम पे होगी, इसलिए वो मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास फैक्टर में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगी? जब ये बी और ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है। या अगर आप देखो, ये भी इंडिपेंडेंट पेयर है, दिस पेयर और दिस पेयर, ये भी इंडिपेंडेंट पेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये हुआ, समझना मेरी बात, इसका मतलब ये हुआ, क्रोमोसोमल थ्योरी ये बता रही है फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये बता रही है। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। फाइनली क्या हुआ, एनसीईआरटी जो लाइन लिख रही है वो देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी सटन एंड बोवेरे ने दी है, ठीक है? उसके जो पॉइंट्स है सेग्रीगेशन से रिलेटेड। तो सटन ने क्या किया? सटन ने क्या किया? यूनाइट किया, यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। फैक्टर सेग्रीगेशन विद क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन थोड़ी सी आपको डाउट देगी कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी। एक्चुअल में क्या हुआ है, बोवेरी का काम मेन मियोसिस से रिलेटेड था। सटन ने एक्चुअल में वो जो था ना सेग्रीगेशन वाली बात, वो सटन ने करी थी। तो सटन ने क्या किया था कि फैक्टर्स कैसे अलग होते हैं उसकी वजह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। और वो दी कब थी? 1902 में, ठीक है, बोवेरी के साथ। हम क्या करते हैं, क्योंकि मियोसिस से रिलेटेड काम बोवेरी का भी है और दोनों की फाइंडिंग्स है, इसलिए हम जब भी लिखते हैं तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है? सटन एंड बोवेरी ने 1902 में। आपको क्या ध्यान रखना है, सुनो मैं ध्यान से। अभी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट होते हैं। ये बात जो है ये सटन की है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना। मेंडल के काम का मेन ड्रॉबैक क्या था? मेंडल ये नहीं बता पाए फैक्टर फिजिकली कहां प्रेजेंट है, किस चीज के बने हुए हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, फैक्टर 2 मिनट सुनो सिर्फ। फैक्टर किस चीज के बने हुए हैं और क्या बेसिकली कहां प्रेजेंट है। तो उसके लिए आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनने के लिए रास्ता कैसे साफ हुआ? 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को फिर से करके देखा। पहला पॉइंट, बेटर माइक्रोस्कोप आ गए तो क्रोमोसोम दिख गया। बोवेरी ने क्या किया था? मियोसिस स्टडी कर रहे थे, क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा क्रोमोसोम और फैक्टर का बिहेवियर सेम है। क्लियर है? सेग्रीगेशन कैसे हो रही है क्रोमोसोम की, फैक्टर की, ये नॉलेज जो थी सटन ने कंबाइन की थी कि फैक्टर जो होते हैं पेयर में होते हैं,
क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सटन ने क्या किया कि जो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन है, फैक्टर की सेग्रीगेशन है, उस नॉलेज को कंबाइन करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई है। क्रोमोसोम कैसे इनहेरिट होते हैं, ऐसे अलग होके, ऐसे ही फैक्टर इनहेरिट होते हैं। अगर नीट में क्वेश्चन आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, हमेशा आंसर सटन एंड बोवेरी ही मिलेगा, आपको यही आया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में सटन भी मिल जाए, सटन एंड बोवेरी और सटन है, तो आप सटन मार्क कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी ने फाइनली इनको लिखा हुआ है। क्लियर है? सही है। लिंकेज इसके बाद पता चली, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमें यह तो पता चल गया कि क्रोमोसोम जो पर हमारे पास फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद हम लिंकेज का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमने यह बताया कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अब हम यह बताएंगे कि एक से ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब लॉजिकली इसके बाद लिंकेज का ही टॉपिक बनता है। क्लियर है? सी रिपीट कर दो, देख बच्चे मेरी बात सुन। सेग्रीगेशन ऑफ, ये पढ़ ले, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, देख ध्यान से सुन, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, इधर देख, एक पेयर की सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर से। एक पेयर का अलग होना दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट पेयर्स क्या होते हैं, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर इंडिपेंडेंट है। तो फैक्टर्स के लिए कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट पेयर्स होंगे, ये लिखा होगा। सी रिपीट करा बच्चे मैंने, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में फील लेना टॉपिक का, कुछ मत करो, एनसीईआरटी उठाओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, बस लिंकेज से पहले तक का, ज्यादा नहीं, 2 पैराग्राफ मेरे कहने से अभी पढ़ो, सब छोड़ के पहले वही पढ़ो एनसीईआरटी खोल के। जो ईमानदारी से मेरी बात मानेंगे वो सच में पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? कल हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लिंकेज। बाय।